अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। इस वेबिनार के प्रमुख वक्ता इतिहास विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हरि सिंह गौर, विश्वविद्यालय सागर से परम आदरणीय डॉक्टर बीके श्रीवास्तव सर का परिचय कुछ इस भाव के साथ मैं देना चाहूँगी। सहजता ही सबसे बड़ी सभ्यता है। जो शिष्ट नहीं वह कभी भी विशिष्ट नहीं हो सकता। सम्मानीय सर मध्य प्रदेश इतिहास परिषद के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। 80 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में इनके शोधों का हम लाभ प्राप्त कर चुके हैं। 100 से अधिक शोध पत्र सर के विभिन्न जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। सर के द्वारा 42 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। इसी तरह से संपादक, उपसंपादक एवं संपादक मंडल के सदस्य भी हैं। भारत की शोध जनरल समिति में सर सलाहकार समिति में हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में सर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के साथ ही आजीवन सदस्य भी हैं। सर के मार्गदर्शन में 3 राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय सफल संगोष्ठियों का आयोजन किया जा चुका है। 10 विद्यार्थियों को सर द्वारा पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है और 8 शोधार्थी अभी सर के मार्गदर्शन में अपना शोध कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, इतिहास के विषय की जो नीरसता है उसे दूर करने और जागरूकता हेतु सर के द्वारा नाटकों का लेखन और मंचन किया गया, जिसके फलस्वरूप सर को फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव जी द्वारा सम्मानित किया गया है। सर दीवान प्रतिपाल सम्मान से भी पुरस्कृत हो चुके हैं। ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर बीके श्रीवास्तव सर को मैं ससम्मान अपने प्रमुख वक्तव्य हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। सर श्रीवास्तव जी, आप आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर मैडम। जी सर। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर महेश्वरी जी, राठौर मैडम समन्वयक, हंसा व्यास मैडम इलाहाबाद से, नसरीन मैडम, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आप लोगों ने मुझे मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ आमंत्रित किया है। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी पूरी टीम को, कि इतने अच्छे विषय पर यह संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। क्योंकि संगोष्ठियाँ, वेबिनार, सम्मेलन बहुत हुए इस बीच में, लेकिन ये जो विषय का चयन है ये वाकई में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो महामारी है, ऐसे आज का हम देखें तो 4 लाख के करीब पॉजिटिव मरीज भारत में हो चुके हैं। 13,000 से लगभग मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटों में 15,000 नए केस सामने आए। और पूरे विश्व में अगर देखें तो अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद भारत चौथे नंबर पर आ गया है। तो निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है। और ये जो कोरोना महामारी है, आप देखिए इतिहास लेखन पर हमेशा से ही घटनाओं का प्रभाव रहा है। घटनाएं इतिहास लेखन को निरंतर प्रभावित करती रही है। और आप ये जान लीजिए कि जितनी बड़ी घटना होगी उतना ही इतिहास लेखन पर उसका प्रभाव पड़ा है। और मुझे लगता है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुए थे उसी तरह का ये संकट है। और ये संकट निश्चित रूप से इतिहास लेखन को प्रभावित करेगा और कई इसके प्रभाव इतिहास लेखन पर पड़ेंगे और नया इतिहास उभर कर सामने आएगा। ये इतिहास, कोरोना महामारी के इतिहास लेखन पर प्रभाव की बात करें तो मुझे ब्रिटेन के एक हिस्टोरियन थे, 1857 से 1930 के बीच में बड़े प्रख्यात हिस्टोरियन थे, चार्ल्स पर्थ। और चार्ल्स पर्थ ने इतिहास के बारे में जो लिखा था ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर सबको चिंतन करना चाहिए। और मुझे लगता है उनका यह वक्तव्य इस कोरोना महामारी को देखते हुए ही बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। उन्होंने लिखा था कि इतिहास मानव समाज का लेखा जोखा है। वह उन परिवर्तनों को बतलाता है जिससे कि समाज गुजरा है। यह उन विचारों को भी बतलाता है जिसने समाज के क्रियाकलापों को और भौतिक दशाओं को
प्रभावित किया। इतिहास का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले उन सक्रिय विचारों का अन्वेषण है जो समाज के विकास में बाधक अथवा सहायक है। इन सभी तथ्यों का उल्लेख इतिहास में किया जाना चाहिए। तो ये जो चार्ल्स पर्थ का कथन है ये बिल्कुल समसामयिक है। और कोरोना संकट में आप देखें कि ये जो संकट आया, देखिए ये आप मान के चलिए कि कोई भी चीज उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें रहती हैं। सकारात्मक प्रभाव भी रहती हैं किसी भी चीज के और नकारात्मक प्रभाव भी रहते हैं। वो इतिहास कभी भी एक पक्षीय चीज नहीं करता। इतिहास में वस्तुनिष्ठता अवश्यंभावी है, आवश्यक है। और हर इतिहासकार वस्तुनिष्ठ रहकर कोई भी घटना का पूर्व विश्लेषण करता है कि आफ्टर ऑल इसके प्रभाव किस प्रकार के रहे। तो जो कि चार्ल्स पर्थ ने कहा कि समाज का लेखा जोखा है, और निश्चित रूप से इस बीमारी ने सबसे ज्यादा प्रभावित समाज को ही किया है। और दूसरी जो बात मुख्य उन्होंने कही है कि यह उन परिवर्तनों को बतलाता है जिनसे कि समाज गुजरा है। तो आप देखिए 25 मार्च से लेकर वर्तमान तक समाज में कई परिवर्तन आपको दिखलाई देंगे। आप इनका विश्लेषण करेंगे तो कई प्रकार के परिवर्तन समाज में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हैं। और ये तीसरी बात उन्होंने कहा कि यह उन विचारों को भी उल्लेख करता है जिन्होंने कि सामाजिक क्रियाकलापों को प्रभावित किया है, और ऐसे विचार जो कि आपको अन्वेषण करने होंगे कि समाज के विकास में वे विचार बाधक रहे या सहायक हुए। क्योंकि आप ये मान के चलिए आरजी कालिंगवुड एक बड़े प्रख्यात इतिहासकार थे, और उन्होंने कहा था कि समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है, और जो विचार हैं उनको परिस्थितियां निर्मित करती हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार विचार निर्मित होते हैं और विचारों के अनुसार घटनाक्रम घटित होते हैं। तो पहले परिस्थितियां निर्मित होती हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप विचार सामने आते हैं और तत्पश्चात घटनाएं घटित होती हैं। तो इतिहास लेखन जब कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में होगा तो उसमें इन सब का पूरा विश्लेषण किया जाएगा। अब हम समाज की बात करें, समाज के प्रभावों की बात करें, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इतिहास लेखन जब इसका किया जाएगा तो किस प्रकार इसको देखना पड़ेगा। तो हम इसमें देखेंगे नकारात्मक भी प्रभाव पड़े हैं और सकारात्मक भी प्रभाव पड़े हैं। नकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज इसमें आई है कि घरेलू हिंसा। क्योंकि आप ये मान के चलिए टीवी ने, कंप्यूटर ने, मोबाइल में घर में साथ साथ रहने वालों के बीच में एक दूरी पैदा कर दी थी। लोग एक घर में हैं लेकिन मोबाइल में लगे हुए हैं, कंप्यूटर में अपना काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आपस में वार्तालाप की कोई गुंजाइश नहीं थी। और अब जो संकट आया उसमें क्या हुआ, घर में रहते हुए भी कई जगह अगर हम सर्वे देखें तो कई घरों में घरेलू हिंसा सामने आई है। क्योंकि हमारे अंदर सांस्कृतिक मूल्यों की कमी हुई है, तो उसके साथ धैर्य की कमी हुई है, धैर्य की कमी हुई है, और तो उससे आपसी सामंजस्य की भी कमी हुई है। तो जैसे आप देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं और दोनों को ही वर्क फ्रॉम होम दिया गया है, तो अब घर का काम कौन करे, मेड सर्वेंट आपके पास आ नहीं रहे हैं। तो ये घरेलू हिंसा की प्रवृत्ति घर में निरंतर बढ़ रही है। और सॉरी टू से मुझे कहना होगा, मैं पुरुष होते हुए भी यह कहना चाहूंगा कि पुरुषवादी मानसिकता यहाँ पर एक बार फिर सामने आई है। हमने जो कई सर्वे किए उसमें पुरुष की मानसिकता यही रही है कि नहीं, काम घर का महिला ही करे। भाई आपने शादी करते समय वर्किंग वुमेन चुनी थी, अब आपकी बराबरी की जिम्मेदारी है कि आप बराबर काम करें। तो ये जब इतिहास लेकर सामने आएगा तो सर्वे सामने आएंगे और ये चीजें निश्चित रूप से सामने आएंगी। और घरेलू हिंसा की घटनाएं इस बीच में बढ़ी है, इस पर निश्चित रूप से इतिहासकार बात करेंगे। एक और जो कहा जाता है कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। तो आप ये मान के चलिए कि तनाव बढ़ा है, कई तरह का तनाव बढ़ा है। तनाव का आपको बताते हैं कि तनाव से ओवरकम होने के लिए इसकी जो परिभाषा अगर पतंजलि के योग दर्शन में देखें तो तनाव की जो डेफिनेशन है वो अगर हमें पता चल जाए तो हम बहुत कुछ उससे मुक्त हो सकते हैं। रिपीटिशन ऑफ सेम आइडिया इज टेंशन, एक ही विचार का बार बार आना तनाव है। तो आप देखिए जब आप घर में रहे हैं और घर में कोई भी एक बात हो गई तो आप उसको लेकर तनाव में निरंतर, क्योंकि जब ऑफिस में जाते थे तो आइडियाज ब्रेक होते थे, अब यहाँ पर आइडिया ब्रेक नहीं हो रहे हैं तो तनाव बढ़ता जा रहा है। और इस तनाव ने एक जो संकट पैदा किया है वो डिप्रेशन का संकट पैदा किया है। आज जो सर्वे हुआ है इसमें विश्व में 26 करोड़ लोग, लगभग 26 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। और भारत की अगर देखे बात करें तो 20% आबादी डिप्रेशन में जी रही है।
और अभी डिप्रेशन के कारण की अगर चर्चा करें तो ज्यादा आशा करना डिप्रेशन का कारण है, हम लोगों से ज्यादा आशा करते हैं। दूसरा, तुलना करना डिप्रेशन का कारण है, आदमी अपनी दूसरों से तुलना करता है और तुलना में अपने आप को इन्फीरियर पाता है तो उसके अंदर डिप्रेशन की स्थिति बनती है। और किसी का सहयोग ना मिलना, यह डिप्रेशन का कारण है। मन की बात किसी के साथ शेयर ना कर पाना, यह डिप्रेशन का कारण है। कोई योजना नहीं होना, आपके सामने भविष्य को लेकर कोई योजना नहीं है तो वो भी डिप्रेशन का कारण है। और नशा भी एक डिप्रेशन का कारण है। तो अभी हाल ही में हमने देखा कि आज इतिहास का दायरा जिस प्रकार के विस्तार चित्र बढ़ा है, तो खेल का इतिहास लिखा जा रहा है, आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इतिहास लिखा जा रहा है, और फिल्मों का इतिहास भी लिखा जा रहा है। तो फिल्मों के इतिहास की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा इसमें आघात हुआ है। और इसमें हम देख रहे हैं कि एक जो उभरता हुआ कलाकार था सुशांत सिंह राजपूत, उसने ये 14 तारीख को आत्महत्या कर ली। तो ये बड़ा उसका आत्महत्या करना कई प्रश्नों को सामने लाता है। और अभी जो उसका सर्वे हो रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे कंगना रनौत के बयान आए हैं, सोनू निगम के बयान आए हैं, उसमें कई कारण बताए कि कुछ लोग जिम्मेदार हैं। तो निश्चित रूप से ये डिप्रेशन, एक कोरोना संकट अगर नहीं होता तो वो निश्चित रूप से कहीं शूटिंग में व्यस्त होते तो तनाव उतना नहीं होता, क्योंकि डिप्रेशन चल ही रहा था, डॉक्टर से इलाज चल रहा था, लेकिन घर में रहकर निरंतर वो चीज होती रही, क्योंकि उन्होंने बेहतर अभिनय किया, आप और हम अच्छी तरह से जानते, लेकिन कोई अवार्ड नहीं मिला। और जबकि कुछ ऐसे लोगों को अवार्ड मिले हैं जिन्होंने उतना बेहतर अभिनय नहीं किया, तो उनके मन में ये बात आई होगी, तुलना उन्होंने की होगी कि आखिरकार मेरे इतने मेहनत के बावजूद रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो ये डिप्रेशन के कारण है। तो हमें थोड़ा सा इससे ओवरकम होना होगा। हमारा काम है सिर्फ काम करना, परिणाम क्या होगा इस पर हमको विचार नहीं करना। असल में ये जो आप ये मान के चलिए, जो हमारा इतिहास को प्राचीन भारतीय संस्कृति है, ये बताती है कि मन और बुद्धि के बीच में अगर एक रूपता तो हम समस्याग्रस्त नहीं होते। और मन बुद्धि के बीच में जो है वो इन दोनों को जो पृथक रखता है वो है अहंकार। अब आप और हम कहेंगे कि अहंकार तो हमारे पास है ही नहीं, तो इतिहास में हमें संस्कृति में उपनिषदों में अहंकार की परिभाषा मिलती है, अतीत की स्मृतियां और भविष्य की आशाओं की गुत्थी अहंकार है। तो हम और आप या तो किसी अतीत की स्मृति में हैं और या फिर भविष्य की कोई आशा को लेकर बैठे हुए हैं। आज आप देखिए, घर में घरेलू इंसान में पति पत्नी के बीच वर्तमान में कोई संघर्ष का कारण नहीं है, उनके बीच झगड़े के जितने भी कारण है वो अतीत में मौजूद है कि आपके बहन ने ऐसा कहा था, आपकी माँ ने ऐसा कहा था, और उसको लेकर वो आज हमारे बीच में माँ बहन साथ में नहीं है, लेकिन वो उनकी बातें अतीत है। तो ये प्रॉब्लम है। और एक भविष्य की आशा, हम कुछ ना कुछ देखिए, अतीत नष्ट हो चुका है और इतिहासकार भी यही बात करते हैं कि जो हो चुका उस पर बात नहीं कर सकते हम। अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो इस पर इतिहासकार कभी बात करते ही नहीं है। तो हमें अतीत मृत हो चुका है, भविष्य भी उत्पन्न नहीं हुआ है। तो आप जितना वर्तमान में रहेंगे उतना आप सुखी रहेंगे। तो वर्तमान में रहने से अहंकार को दूर किया जा सकता है। और इसके बाद आपको देखिए, संस्कार, भारतीय संस्कृति में संस्कारों का बड़ा महत्व है। आप देखिए 16 संस्कारों की परंपरा भारतीय संस्कृति में निरंतर चली आ रही है। और इसमें जो संस्कारों में पहला जो महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार है, और एक जो संस्कार है जो सबसे आखिरी में होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो आप देखिए कोरोना संकट में ये दोनों संस्कार प्रभावित हुए। विवाह संस्कार आप देखिए, जो मैरिज थी, आप और हम जितने भी सुन रहे हैं, कई जगह आपने देखा होगा कि आपकी जितनी भी परिवार में शादी थी वो कैंसिल हो गई, और जो शादी करना भी पड़ रही है तो उसमें आप 40 से ज्यादा लोगों को नहीं बुला सकते। यानी आपका जो वैवाहिक संस्कार था जिसमें धूमधाम रहती थी, वो संस्कार इस कोरोना महामारी से अफेक्टेड हुआ है। और जो अंत्येष्टि संस्कार हुआ है तो उसमें आप 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। तो उसमें एक जो समस्या सबसे महत्वपूर्ण आई है कि अगर आपको पता चलता है किसी के इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है, तो आपको जाने में ये सोचते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो 20 से ज्यादा हो जाए तो ना जाए। और मालूम पड़ा कि यही सोचकर उनके यहाँ 4 आदमी भी नहीं पहुंचे। तो जो कंधा देने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता होती, कई जगह वो कंधे भी नहीं मिले। तो ये कोरोना काल का एक संस्कारों पर प्रभाव है नकारात्मक। और एक और जो चीज है वो निष्क्रियता और आलस। आप ये मान के चलिए, जिनके पास कुछ काम है, भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग है, तो वो तो सक्रिय रहे, लेकिन जो कुछ नहीं करे वो घर में निष्क्रिय रहे, तो आलस की प्रवृत्ति उनके अंदर बढ़ी है और निष्क्रियता बढ़ी है। और उसका कारण स्वास्थ्य पर मोटापा बढ़ा है, डायबिटीज जैसी चीजें बढ़ी हैं। तो ये समस्याएं जब रिजल्ट आएंगे, सर्वे आएंगे, तो सामने आएगा कि हाँ ऐसी समस्याएं कैसे आई हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं सकारात्मक। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना संकट से सिर्फ नकारात्मक प्रभाव पड़े, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। जैसे आप देखिए कि जो ध्यान की बात होती है, मेडिटेशन की बात होती है,
तो अभी हम और आज जॉब में थे और हमें 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे ऑफिस जाना होता था, तो हम हर काम शीघ्रता में करते थे। लेकिन ये समय ऐसा मिला कि हमको पूरा समय था, मॉर्निंग में हम उठे और हमने मेडिटेशन किया, हमने ध्यान किया। और हम जो इतिहास के लोग हैं वो अतीत से, प्राचीन भारतीय संस्कृति से वाकिफ हैं, राजयोग को बेहतर जानते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके महत्व को जानते हैं। तो ये मेडिटेशन में थोड़ा सा फायदा हुआ है, ध्यान लगा है, क्योंकि आप निश्चिंत होकर आप सुबह बैठे हैं, आपको कोई दिन का आगे प्लान नहीं है, तो ऐसे लोगों ने मेडिटेशन के द्वारा अपने को सकारात्मक रूप से मजबूत किया है। इसके बाद आप देखिए कि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। ये 1923 से आरंभ हुआ था और 1995 से हर साल मनाया जा रहा है। और हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी हैं, निशंक जी हैं, उन्होंने विश्व पुस्तक दिवस पर कहा था कि ये जो कोरोना संकट है, इसका उपयोग आप पुस्तकें पढ़ने में कीजिए, अच्छी अच्छी पुस्तकों में पढ़ने में कीजिए। तो इस बीच में जो लोग पढ़ने की आदि है, जिनको पढ़ने में रुचि है, तो उन्होंने पुस्तकें पढ़कर अपने आप को काफी मोटिवेट किया और काफी ज्ञान अर्जन किया है। तो ये ज्ञान अर्जन की दृष्टि से जिनको रीडिंग हैबिट्स थी, उनके लिए ये लाभदायक रहा। फिर लेखकों की बात करें, साहित्यकारों की बात करें, तो आप ये मान के चलिए एक लेखक और साहित्यकार को रचनात्मक प्रतिभा निखारने के लिए एकाग्रता और शांति की आवश्यकता है। तो ये बड़ा मुफीद माहौल रहा, उपयुक्त माहौल रहा। और कई आप देखेंगे जब कोरोना संकट खत्म होगा तो न जाने कितने लोगों ने कितना क्रिएटिव काम किया है, कितना अच्छा साहित्य का सृजन हुआ है, साहित्य आपके सामने आएगा। इसके बाद समाज में छोड़कर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था में आप देखिए शेयर मार्केट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। जिन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था वो नुकसान में रहे। और जो कहा जाता था म्यूचुअल फंड सही रहते हैं, तो म्यूचुअल फंड की भी स्थिति आपके सामने, उसमें भी नुकसान हुआ है। इसके बाद आप देखिए कि जो होटल का व्यवसाय था, रेस्टोरेंट का व्यवसाय था, पर्यटन का व्यवसाय था, इनको बहुत हानि हुई है, क्योंकि यहाँ पर काफी तरह की समस्याएं से उनको गुजरना पड़ा है। तो ये जब ये इतिहास लेखन होगा, अर्थव्यवस्था की बात होगी, तो किस प्रकार कैसी हानि हुई, इसका पूरा सिनेरियो हमारे सामने आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर अर्थव्यवस्था में नुकसान हुआ। कुछ सकारात्मक, जैसे जिनका मेडिकल स्टोर थे, तो आप देखिए मेडिकल स्टोर वाले सबसे ज्यादा इसमें लाभ में रहे। जिनका मेडिकल स्टोर का बिजनेस था उनको लाभ हुआ है, किराना स्टोर वालों को लाभ हुआ है। ऐसे कई बिजनेस रहे हैं जिनको की लाभ की स्थिति रही है। तो जब इतिहास लेखन होगा, अर्थव्यवस्था की बात होगी, ये डाटा जी हमारे सामने आएंगे और सुधार जी सोच कर इसको प्रमाणित करेंगे कि हाँ कहाँ लाभ हुए, कहाँ पर हानि हुई। अब इसके बाद धार्मिक स्थिति की बात करें, इतिहास में धर्म का बड़ा महत्व है। तो आप देखिए कि मंदिर, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े ट्रस्ट, शिरडी का देख लें, बालाजी का देख लें, तो वहां बंद रहा और वहां काफी कुछ समस्याएं रही है। वहां पर जिनका उन मंदिरों से जुड़ा व्यवसाय था, उससे आजीविका चलती थी, वो लोगों को नुकसान हुआ है। और लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो कहा जाता था कि कण कण में भगवान है, आपके मन में भगवान है, आत्मा में परमात्मा का वास है। तो ऐसे लोग जो मंदिरों में जाते थे, वो लोग चुप तो नहीं बैठे, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपनी आत्मा में परमात्मा को खोजने का प्रयास किया है और उनको मिला है कि नहीं, निश्चित रूप से ये बात सही है कि हमारे अंदर कुछ है और हम उसको अगर खोजेंगे, जिन खोजा तिन पाइया, तो निश्चित रूप से वो चीज हमें मिलेगी। आप आस्था बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आपने कई मंदिरों के दर्शन किए हैं, आप उस मूर्त को अगर महसूस करेंगे तो आपको बिना मंदिर की वो मूर्त दिखाई देगी। और जब धर्म का इतिहास लिखा जाएगा तो ये चीजें भी हमारे सामने आएंगी कि इससे किस प्रकार लोगों ने लाभ प्राप्त किया। और ऑनलाइन मंदिर के दर्शन कराई गए, ये जो टेक्नोलॉजी का लाभ हमें मिला। और ये कुछ जो चीज थी कि हम भौतिकवाद में इतना ज्यादा बढ़ गए थे कि हम आध्यात्मिक मूल्यों की ओर से थोड़े से विलग हो गए थे। हमको ऐसा लगने लगा था कि हमारी हर समस्या का समाधान भौतिक प्रगति में है। भौतिक प्रगति हम जितनी करेंगे, जितना आगे जाएंगे, उतना हम होंगे और भौतिक प्रगति के द्वारा हम हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस कोरोना संकट ने यह बता दिया कि आप का विज्ञान अभी इतनी ज्यादा प्रगति नहीं कर पाया है कि इस कोरोना महामारी का टीका खोज लेता। तो आप भौतिक रूप से यहाँ पर असक्षम रहे हैं और आध्यात्मिक मूल्यों ने आपकी रक्षा की है। जिन लोगों ने आध्यात्मिक मूल्यों को पकड़ा है, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया है, उन लोगों को इस कोरोना संकट में लाभ मिला है और कोरोना महामारी से लड़ने में भी आध्यात्मिक मूल्य मददगार साबित हुए हैं।
क्योंकि आप ये मान के चलिए कि एक और जो महत्वपूर्ण चीज हमने देखा कि जो लोग विदेशों में थे, अच्छी सैलरी के चक्कर में जो विदेश गए थे, वो लोग परेशान हुए। कुछ लोग आए तो कोरोना संकट लेके आए, कोरोना महामारी लेकर आए। जो नहीं आए वो इस चिंता में वहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे कुछ लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़ने भेजे थे, उनको हमने सोचा कि पैसा आया तो विदेशों में भेज दो, तो आज वो समस्या है। तो ये आप मान के चलिए कि कुछ जो आध्यात्मिक मूल्यों में जो हमारे पुराने कठोपनिषद है, वेद हैं, इनमें बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जैसे एक जगह लिखा हुआ है कि मूढ़ जही धनागम तृष्णा कर सद्बुद्धि मनुष्य वितृष्णा यतलब से निज कर्मोपांतम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। यानी मूढ़ जही धनागम तृष्णा, हे मूर्ख, तू किसी भी तरीके से धन को कमाने की चिंता को छोड़, कर सद्बुद्धि मनुष्य वितृष्णा, अपने अंदर सद्बुद्धि का भाव ला और ऐसे धन के प्रति ऐसे भाव लाओ कि ये धन ठीक नहीं है। यतलब से निज कर्मोपांतम वित्तम तेन विनोदय चित्तम, यानी हमारे परिश्रम की कमाई से जो धन मिलेगा वो हमारे चित्त को शांति देगा। तो ये बात लोगों की समझ में आ रही है। और ये जो सुख की जो परिकल्पना है, जिसके पास धन था उसको सुखी माना जाता था, तो कहा जाता है महाकुर धनजन यौवन गर्व। आप देखिए जिन लोगों के पास धन था वो आज उस धन का कुछ नहीं कर पा रहे, कोरोना संकट के आगे फेल हो गए। जिनके पास लोग उनके आगे पीछे घूमते थे वो सर का माइक कैसे बंद है? बात सर का म्यूट अनम्यूट हो नहीं, अभी करना नहीं, सर नहीं करते। अच्छा, बोला है क्या? तो आपको यहाँ पर ये कहा गया भाष है, सर्वो परिग्रह भोग त्यागे कच्छ सुखम। कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन से कहा कि तुम्हें मन को नियंत्रण में करने की आवश्यकता है, तो कृष्ण अर्जुन ने कहा था कि हे प्रभु, मन इतना चंचल है और आप मन को नियंत्रण में करने की बात कहते हैं, ये असंभव है। तब कृष्ण ने उनको कहा था कि असंशय महाबाहु मनो दुग्रहम चलम अभ्यासीण तू कौनते वैराग्य रहते। वो कहते हैं कि हे महाबली, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो कि मन को नियंत्रण में नहीं किया जा सकता, लेकिन अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा हम मन को नियंत्रण में कर सकते हैं। तो कोरोना संकट जो था ये बड़ा मुफीद था, बड़ा अनुकूल था कि आप वैराग्य भी धारण कर सकते हैं और अभ्यास भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें लाभ मिल सकता है। और एक और जो चीज आप देखिए, हमारे इतिहास में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, और बड़ा आश्चर्य होता है, छात्र भी कई बार हमसे प्रश्न करता है कि सर वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि सभ्यता का क्रम बढ़ना चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता यानी शहरी सभ्यता के बाद ग्रामीण सभ्यता आ रही है, यह कैसे हुआ? तो देखिए परिवर्तन, कई घटनाएं इतिहास में ऐसी होती है। आज आप देखिए कि अभी हम लोगों का जो मन था, लोग ग्रामों से शहरों की ओर बढ़ रहे थे, बड़े बड़े जगह पे लोग अपने मकान खरीद रहे थे, और जहां पर एयरपोर्ट है वहां पे बस रहे थे कि बच्चों को आने जाने में सुविधा होगी। लेकिन इस कोरोना संकट ने उनके इस मिथक को तोड़ दिया है। अब आप देखेंगे कोरोना संकट के बाद का जो इतिहास सामने आएगा, तो आपको ये दिखाई देगा कि लोग शहरों से ग्रामों की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ग्राम में ज्यादा सुकून था, और लोग ऐसी जगह पर नहीं रहेंगे जहां भीड़ भाड़ है, औद्योगिक नगरी है, शांति में जाना चाहेंगे। तो ये इतिहास जब सामने आएगा तो इस बात पर भी बात होगी। इसके बाद इतिहास में अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर बात होगी, क्योंकि ये भी इतिहास की चीज है कि हाँ, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोरोना संकट में इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस महामारी का जो ओरिजिन था वो चाइना से था। अब चाइना से था तो देखिए, हम अतीत को जब खंगालेंगे, इस पे इतिहास लिखा जाएगा, तो जैसे हमारा जो विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर हैं, और ये जब नागपुर में नगर पालिका के अध्यक्ष थे 1918 में, तब वहां पर एक रहस्यमय बुखार फैला था, वो भी पूरे विश्व स्तर पर फैला था। तो उन्होंने 2 लाख शीशियां अजमाइन के शत की वितरित की थी, उससे काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे, और बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर उनकी तारीफ हुई थी कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको हैंडल किया है। और डॉक्टर हरि सिंह गौर जब चाइना गए थे और जापान गए थे, तो उन्होंने लिखा है चीन के बारे में। एक्चुअली आपको बता दें कि हरि सिंह गौर बौद्ध धर्म को मानते थे, और उन्होंने द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म किताब लिखी थी, और उसके लिए जापान के लोगों ने उनको सेकंड बुद्धा की उपाधि दी थी।
तो उन्होंने चीन के बारे में लिखा है कि चीन में भी बौद्ध धर्म माना गया, लेकिन जो बौद्ध धर्म में जब तंत्र मंत्र का विकास हुआ तो चीन ने उस तंत्र मंत्र को ज्यादा अपनाया, और चीन का जो उद्देश्य था, चीन की जो मेंटेलिटी थी, मानसिकता थी, वो इस तंत्र मंत्र के द्वारा दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना था, दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाना था। तो यानी कि देखिए, हम अतीत से अगर खंगालें तो चीन का शुरू से जो व्यवहार रहा है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने का रहा है। तो ये चीज अब सामने आ रही है कि देखिए, उसने चमगादड़ के द्वारा हो या एक पेंगोलिन, आप देखिए कि चीन ने चमगादड़ का तो ठीक है, लेकिन पेंगोलिन पे अभी रोक लगाई है, पेंगोलिन संबंधी दवाओं पे। और पेंगोलिन के बारे में आपको बता दें कि ये चीन में पाया जाने वाला एक शर्मीला जानवर कहा जाता है, जो नेवले जैसा होता है, और इसकी जो स्केल होती है, खाल होती है, उससे यौवन की दवाएं बनती हैं, रूप की सुंदरता की दवाएं बनती हैं, गठिया की दवाएं बनती हैं, और इसका जो मांस होता है वो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला मांस है। इसलिए सबसे ज्यादा जो तस्करी होती है वो इस पेंगोलिन की होती है, और इसकी तस्करी पर अगर कोई तस्करी करता हुआ पाया जाता है तो उस पर काफी भारी जुर्माना लगाया जाता है। तो चीन ने अभी हाल ही में 10-15 दिन पहले ही उस पर रोक लगाई है, जबकि इसको पहले कर देना चाहिए था। मतलब जब तक सोच सामने नहीं आ रही, जब तक आप शांति से बैठ रहे हैं, चीजों को, दुनिया को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से नए संबंध विकसित होंगे। और अभी आप देखिए कि भारत के साथ जो समस्या आई है, इसमें आप देखेंगे कि अभी भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ रहा है। तो चीन ये अच्छी तरह से जानता है कि भारत में इस समय कोरोना संकट छाया हुआ है, और ऐसे समय में भारत अगर कोरोना संकट पर नियंत्रण पाने का कोशिश करेगा तो हमको नहीं देख पाएगा, और अगर हमसे युद्ध में उलझेगा तो यहाँ पर उसको इंटरनल उसकी जो गृह नीति है वो असफल रहेगी। तो ये उसका सोची समझी रणनीति के तहत हमला किया गया है, और ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया है। लेकिन इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, आप देखिए जो क्वाड निर्मित हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान भारत की सहायता के लिए तत्पर है। तो भारत अकेला नहीं है, चीन को काफी कुछ समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। तो ये जो इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास में ये चीजें भी, ये मुद्दे भी निश्चित रूप से सामने आएंगे। अब आपको बता दें कि जो आप देखेंगे, हम इतिहास के शोधार्थी हैं, अध्येता हैं, शिक्षक हैं, आप देखेंगे कि इतिहास का कोरोना महामारी को लेकर एक नया स्कूल अस्तित्व में आएगा, क्योंकि एक बड़ा संकट है और एक नया स्कूल, वो स्कूल कुछ भी हो सकता है, कोरोना स्कूल ऑफ थॉट आ सकता है, या स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ थॉट आ सकता है। तो इतिहास की नए सिरे से व्याख्या होगी। जैसे आपका बुद्धिज्म आप देखिए कि बुद्ध में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, क्योंकि अब कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में अतीत की पुनर्व्याख्या होगी, इतिहास की पुनर्व्याख्या होगी। तो दुख है, दुख के कारण भी है, लेकिन उसका निदान भी है, और एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर दुख से दूर रहा जा सकता है। तो कोरोना संकट बिना कारण के नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और है तो इसको निजात पाने के उपाय भी है। और इससे कोरोना संकट आपको पकड़ नहीं पाए या जकड़ नहीं पाए या आप तक ना पहुंच पाए, इसके लिए एक मार्ग बताया है जिस पर चलकर आपसे मुक्त रह सकते हैं। और जो गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बनाया था, वो मार्ग आज भी प्रासंगिक है। इसमें उन्होंने कहा था सम्यक दृष्टि। पहली बात तो आपको सबके प्रति, भैया अभी जो देखा जा रहा है कि लोग कोरोना जिसको हो गया उसको आइसोलेट कर रहे हैं, उससे दूरी बना रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना, उनके प्रति सम्यक दृष्टि अपनाना है, सम्यक संकल्प। यानी आपको ये संकल्प धारण करना पड़ेगा कि नहीं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और हमें और देश को, परिवार को इस महामारी से बचाएंगे। तो लॉकडाउन खुल भले ही गया है, लेकिन हम पूरी सुरक्षा बरतेंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाएंगे, और मतलब जो भी सरकार ने उपाय बताए आरोग्य सेतु ऐप है उसको खुद डाउनलोड करेंगे, दूसरों को डाउनलोड कराएंगे। तो इसको सम्यक संकल्प के तहत संकल्प लेना पड़ेगा। उसके बाद सम्यक वाणी, आपको अपनी वाणी में मधुरता लानी होगी। ये जो कर्कशता, घरेलू हिंसा वाली प्रवृत्ति है, घर में आप रह रहे हैं तो आप ये मान के चलिए ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और इनको शीतल करे, आपा शीतल हुए। तो आपको वाणी में मधुरता लानी होगी। सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करना पड़ेंगे। जो लोग बेचारे परेशान हैं, जो इस महामारी के कारण रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, तो उनकी आपको मदद करना है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गेयम गीता नाम सहस्त्रम, देयम श्रीपति रूपम जस्त्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। यानी कि हम गीता का बार बार पाठ करें, अच्छा साहित्य पढ़ें, और दीन जन, जो दीन है, जिनको धन की स्थिति उनकी कमजोर है, उनको वित्त देकर, धन देकर उनको मदद करें। देयम दीन जनाय च वित्तम, उनको धन देकर हम उनकी मदद करें। और उसके बाद आपका व्यायाम,
आपको निरंतर एक व्यायाम करना है कि हम अच्छाइयों को अपने अंदर धारण करेंगे और बुराइयों को निरंतर निकालेंगे, सत प्रवृत्तियों को अपने अंदर निरंतर विकास करेंगे। फिर सम्यक स्मृति, ये सम्यक स्मृति बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किससे मिलें किससे ना मिलें, क्या खाएं क्या ना खाएं, किस प्रकार खाएं किस प्रकार ना खाएं। तो ये सम्यक स्मृति आपको हर चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये संकट है, पता नहीं कब किस रूप में कोरोना आप तक पहुंच जाए। तो आपको स्मृति में चीजों को रखना पड़ेंगी कि आपके घर कोई आया तो तुरंत उसको सैनिटाइज कीजिए, आपके हैंडल्स वगैरह को। घर में आप जैसे ही आते हैं तुरंत हाथ धोइए और जो नल का पॉइंट है उसको सैनिटाइज कीजिए, जिसके घर के लोग अफेक्टेड ना हो। तो ये हमें निरंतर ये आदत में डालना पड़ेगा, स्मृति रखना पड़ेगी। सम्यक समाधि, निरंतर समाधि मतलब एक ही प्रकार का कार्य करने की सतत आदत। तो हम जब इसको व्यवहार में ले लेंगे तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए फ्रूटफुल रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और निश्चित रूप से इसको हमें लाभ मिलेगा। अब अंत में जो मैं इतिहास लेखन की बात आपसे करूं कि ये हमारे शोधार्थी भी इसको सुन रहे होंगे, मेरे व्याख्यान को इतिहास के अध्येता भी सुन रहे होंगे और यूट्यूब पर रहेगा तो बाद में भी सुनेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि कोरोना पर आप जो भी डाटा आ रहे हैं, न्यूज आ रही है, पेपर आ रहे हैं, उनको पढ़ते रहिए, संग्रहित करते रहिए। क्योंकि एक साहित्यकार तो बिना रेफरेंस के लिख देगा, लेकिन इतिहासकार को रेफरेंस के साथ चीजों को प्रमाणिक रूप से देना होगा। तो ये महामारी कैसे उसकी उत्पत्ति हुई और कैसे इसका विस्तार हुआ, कैसे अन्य देशों में पहुंची और विश्व के प्रमुख देशों ने इस महामारी से निपटने के लिए क्या उपाय अपनाए, क्या उनके उपाय सार्थक थे और या निरर्थक थे। सार्थक रहे तो किस सेंस में थे, निरर्थक रहे तो किस सेंस में रहे, और उस लॉकडाउन का क्या लाभ मिला, और फिर ऐसी क्या समस्या आई कि लॉकडाउन खोलना पड़ा। और लॉकडाउन खोलना, जब हम लॉकडाउन जारी किया था हमने, तब केस बहुत कम थे, मुश्किल से 100-150 थे और कोरोना का डर हमारे अंदर बहुत ज्यादा था। और आज हम देख रहे हैं कि केसेस 4 लाख के ऊपर हो गए हैं, लेकिन डर हमारे अंदर खत्म हो गया। तो ये केसेस और डर, इनका ग्राफिकल एनालिसिस करके हमको ये बताना होगा कि क्या कारण है। उस समय केस कम थे और हम डरे ज्यादा थे, और आज केस ज्यादा लेकिन डर हमारे अंदर कम है। तो ये इतिहासकार को बताना होगा। और जो लॉकडाउन किया गया, ये क्या किया जाना आवश्यक था, इससे क्या लाभ हुए, इससे क्या हानि हुई, ये सब चीजों पे बात करना पड़ेगी। और जो भी देश, किस देश के प्रयास सार्थक रहे, किसके निरर्थक रहे, तो इस पर पूरा विश्लेषण होगा। लॉकडाउन खोला जाना कहां तक उचित था और कहां तक अनुचित था, इस पर भी इतिहासकार बात करेंगे। और इतिहासकारों को कम से कम एक लाभ है कि राजनीति शास्त्री आज बात कर रहे हैं, लेकिन इतिहासकार बाद में बात करेंगे। तो इतिहासकार जब बात करेंगे तो उनके सामने बात करने के लिए आधार होंगे, डाटाज होंगे, सर्टेन फैक्ट्स होंगे, फैक्ट के आधार पर इतिहास लिखेंगे। तो आप इन फैक्ट को एकत्रित करते रहिए और इस पर चिंतन मनन करते रहिए, और निश्चित रूप से एक नया इतिहास लिखा जाएगा, नया इतिहास सामने आएगा। समाज, कोरोना पूर्व समाज और कोरोना पश्चात समाज, ये दोनों चीजें कंपैरेटिव स्टेटमेंट के रूप में सामने आएंगी। कोरोना पूर्व अर्थव्यवस्था, कोरोना पश्चात अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था का इतिहास भी कंपैरेटिव रूप से सामने आएगा। तो आपका जो तुलनात्मक सोच प्रवृत्ति का आपको उपयोग करना पड़ेगा, विश्लेषणात्मक सोच प्रवृत्ति का आपको उपयोग करना पड़ेगा इतिहास लेखन में, वैज्ञानिक सोच प्रवृत्ति का आपको उपयोग करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से इन तीनों सोच प्रवृत्तियों को उपयोग करके, ऐतिहासिक सोच प्रवृत्ति का उपयोग करके आप जो इतिहास सामने लाएंगे, वो समाज के लिए, आगामी समस्याओं से निपटने के लिए निश्चित रूप से हमारे लिए, देश के लिए हितकर होगा। और हमारे जो रिजल्ट्स होंगे, निष्कर्ष होंगे, वो देश के लिए, सरकारों के लिए नीति निर्धारण में सहयोगी साबित होंगे, सहयोग करेंगे। और मैं यही कहूंगा आप सबसे। और इस आपने मुझे यहाँ पर अवसर दिया, इतने अच्छे विषय पर आपने इस सेमिनार का आयोजन किया। निश्चित रूप से आपका यह कहते हैं ना कि जो आपने विषय का चयन किया इतना सार्थक है, इतना समसामयिक है कि ये विषय ही आपको बहुत मेहनत दिलाएगा। और निश्चित रूप से इसमें जो आगे मैडम आपका नसरीना मैडम अभी अपनी बात रखेंगी, उसके बाद हंसाबाज मैडम अपनी बात रखेंगी, शोधार्थी अपनी बात रखेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर रिजल्ट, निष्कर्ष आपके सामने आएंगे। और मैं मैडम से आग्रह करूंगा, प्रिंसिपल साहब से आग्रह करूंगा कि मुझे लगता है ये शोध पत्र आपके पास बहुत अच्छे आने वाले हैं, उनको आप संग्रहित जरूर करवाएं और एक अच्छा वॉल्यूम इसका बनाएं। और निश्चित रूप से वो देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए हितकर होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने ज्यादा समय लिया हो तो उसके लिए क्षमा भी प्रार्थना हूँ। धन्यवाद। सर
सर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जी मैडम। सर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ऐतिहासिक। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ मैडम, बोलिए। जी सर, एक प्रश्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऐतिहासिक दृष्टि से आज की युवा पीढ़ी पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, मैं जो आपसे बात बता रहा हूँ कि युवा पीढ़ी में धैर्य की कमी है और सांस्कृतिक मूल्यों की, क्योंकि हमारे जो हमने सिलेबस जो देखा है, हमारे पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक मूल्यों पर ज्यादा बात नहीं की गई है। तो जो युवा पीढ़ी जो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यानी तुरंत कोई भी चीज का समाधान चाहती थी, तो हम जो युवा से मिल रहे हैं और जिनसे हमारी बात हुई है, शोधार्थियों से, छात्रों से, तो हम देख रहे हैं कि उनके अंदर एक अवांछित उनके अंदर भय है। वो भविष्य को लेकर बड़े सशंकित हैं और तनाव भी उनके अंदर काफी कुछ है। उनको अपने भविष्य को लेकर आगे की चिंता है। तो निश्चित रूप से जो युवा वर्ग है, और देखिए कुछ भी हो, जो मैंने आपको बताया कि शशांक सिंह राजपूत जो युवा वर्ग का एक कैरेक्टर था, आदर्श था, रोल मॉडल था, क्रिकेटर, उन्होंने धोनी पर अपनी बायोपिक बनाई थी। तो ऐसा व्यक्ति अगर आत्महत्या कर रहा है तो निश्चित रूप से ये एक संदेश दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। तो युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे में अपने मनोबल को बनाए रखें और जो जहां तक हो सके, देखिए संस्कृति हमारी है, हमारी संस्कृति में धैर्य एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण बताया गया है और जिसकी कि हमारे अंदर कमी है। देखिए क्रिकेट की बात करें तो जब हम टेस्ट मैच खेलते हैं तो हमारे हारने की संभावना ज्यादा रहती है, जीतने की कम रहती है। वनडे जब खेलते हैं तो हमारे जीतने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है और T20 में हमारी जीतने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर धैर्य की कमी है। तो जहां धैर्य की आवश्यकता है वहां पर हम थोड़े असफल हो रहे हैं, और जहां धैर्य की बात है जो T20, उसमें धैर्य की जरूरत नहीं है, तुरंत आके आपको मानना है, वहां पर हमारा रेशो जीतने का बड़ा है। तो युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूंगा कि इस संकट के समय धैर्य को अपने अंदर विकसित करें, आत्मविश्वास को अपने अंदर विकसित करें। और हमारे जो साहित्य है, इतिहास में जो है, आप देखिए कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। राजयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। विवेकानंद का साहित्य आप पढ़िए तो निश्चित रूप से हमें इस संकट में किसी भी प्रकार के तनाव से अपने आप को मुक्त रखना है और धैर्य अपने अंदर धैर्य के गुण को विकसित करना है और आत्मबल को बना के रखना है। और भविष्य के लिए जो परिस्थितियां आएंगी उनके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, मजबूत करना है। आप युवा देश का भविष्य हैं, आपको देश आपके कंधों पर है, देश के कर्णधार हैं। तो यही कहना चाहूंगा कि युवा अपना आत्मबल बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पर जो प्रश्न करते हैं वो आपके जवाब से संतुष्ट होंगे और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि जब हमारी संगोष्ठी समाप्त होगी, हमारा वेबिनार समाप्त होगा, हम जो भी शोध पत्र है उनका संकलन अवश्य ही करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहते हैं धन्यवाद। कैसा